हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोग का जिसान सर क्लासेज में। पिछले लेक्चर में सॉल्यूशन में हम लोग स्ट्रेंथ पढ़ रहे थे, सामर्थ्य। तो किसी विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता में व्यक्त करना ही सामर्थ्य कहलाता है। ये था परिभाषा। सामर्थ्य में तीन केस हम लोग देखें, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता और द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, या फिर इनको बोलते हैं भारानुसार, आयतनानुसार और भारा आयतनानुसार। तो इनको परिभाषित भी किए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन हम कराए भी थे और आप लोग को दिए भी थे करने को। तो अगर स्ट्रेंथ से संबंधित क्वेश्चन आप लोग गलत कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप लोग का भारानुसार, आयतनानुसार और भारा आयतनानुसार क्लियर नहीं है। जबकि देखें एग्जाम्पल भी बताए हुए थे कि 46% भारानुसार एथिल एल्कोहल का अर्थ क्या होएगा कि भैया 100 ग्राम विलयन है जिसमें 46 ग्राम एथिल एल्कोहल उपस्थित है। ऐसे ही भारा आयतनानुसार के लिए बताए हैं और आयतनानुसार के लिए। और क्वेश्चन देख लें जो करवाए हुए हैं, तो अपने को यहां पे पकड़ना क्या है कि भैया बोल क्या रहा है, भारानुसार बोल रहा है कि आयतनानुसार बोल रहा है कि भारा आयतनानुसार बोल रहा है। दूसरा केस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है वो हमें ये दे रहा है नहीं, क्वेश्चन नहीं दे रहा है भैया, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे ना क्वेश्चन किए हुए हैं। तो आए एक आध दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन है 12% भारा आयतनानुसार यूरिया जिसका घनत्व दिया हुआ है, बताएं डेंसिटी दिया। तो इसका मतलब हम आपको बताए थे पिछले ही लेक्चर में, अगर घनत्व दे दिया तो मतलब कुछ तो बदलेगा ना। तो 12% भारा आयतनानुसार यूरिया विलयन जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति एमएल है, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताना, मोल प्रभाज। तो आए पहले इसकी बात कर लेते हैं। 12% भार आयतनानुसार, इसका अर्थ क्या होएगा कि भैया 100 ml विलयन है जिसमें 12 ग्राम यूरिया उपस्थित है। इसका अर्थ ये हुआ। अब भैया मोल फ्रैक्शन के लिए क्या होएगा, NU प्लस NW, और विलायक वाटर। तो यहां पे यूरिया ग्राम में है, निकाल लेते हैं यूरिया का मोल, भार बटे अणु, कट जाएंगे 12 पंजे 60, बोले तो 0.2 यूरिया के मोलों की संख्या। अब बचा क्या है भैया, विलायक। कुछ नहीं दिया, अच्छा 55.5। अच्छा 12% आयतन, भारा आयतनानुसार बोला, 100 ml 12 ग्राम नहीं हो गए, जो बचेगा समझ सोच के, हाँ क्वेश्चन क्लियर कर लें। अब बताएं विलयन कितना है, 100 ml। फार्मूला अपने पास है, ये है M = V × D। तो M = विलयन का आयतन कितना है, 100 ml, डेंसिटी 1.2 ग्राम प्रति ml। तो ये क्या कट गया, कितना हो जाएगा भैया, 120 ग्राम भार प्राप्त हुआ। बताइए जो भार प्राप्त हुआ है ये किसका है, विलयन का। विलयन का भार है, यहां पे जो अपने को चेक करना है विलायक। तो बताएं अपने पास है, ये है सब कहानी, विलयन = विलेय प्लस विलायक। तो भैया विलयन का भार कितना, 120 ग्राम निकाल लिए हैं। विलेय का भार कितना दिया हुआ था, 12 प्लस विलायक, विलायक बोले तो पानी पानी। तो यहां पे बताएं 120 - 12 = विलायक। यहां पे कितना आ जाएगा, 108। तो विलायक का भार जो अपने को प्राप्त हुआ वो कितना, 108 ना। अब बताएं NW = 108/18 जल के मोलों की संख्या। तो यहां पे लिख दे भैया XU = 0.2/0.2 प्लस 6.2 हो जाएगा, दशमलव कट जाएगा, 2/62 कट जाएगा, 1/30। ये आंसर यूरिया का मोल फ्रैक्शन पूछा था, समझे हो। और क्वेश्चन देखे हो।
क्वेश्चन है 30% आयतनानुसार, देखें आयतनानुसार यूरिया विलयन जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति मिली तथा विलयन का घनत्व, ये किसका घनत्व हुआ? यूरिया का। विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति मिली, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन बताइए। 30% आयतनानुसार यूरिया जिसका घनत्व है 1.2 ग्राम प्रति ml तथा विलयन जिसका घनत्व है 1.1 ग्राम प्रति ml, तो यूरिया का मोल प्रभाज क्या है? यूरिया का मोल फ्रैक्शन निकालना है। अब यहां पे 30% आयतनानुसार बोला। अब आयतनानुसार बोला, इसका मतलब क्या हुआ भैया कि 100 ml विलयन है और इस 100 ml विलयन में 30 ml क्या है? यूरिया। अब 30 ml यूरिया है, बताएं यूरिया का घनत्व दिया हुआ है, समझे क्वेश्चन। यहां पे क्या हो जाएगा भैया? m इक्वल टू वी इंटू डी। तो यहां पे भैया 30 गुणे 1.2, 12 36 m किसका प्राप्त हुआ अपने को? यूरिया का। 30% आयतनानुसार बोला, इसका मतलब 100 ml विलयन में 30 ml का है? यूरिया है। तो 30 ml यूरिया है, m इक्वल टू वी इंटू डी होता है, तो अपने को ml में दिया है, तो 30 ml 1.2 ग्राम प्रति लीटर, इसका मतलब ये किसमें प्राप्त हुआ? भार। अब यहां पे मोल निकाल ले, NU इक्वल टू 36/60, तो क्या होगा? 6/10, 0.6। ये प्राप्त हो गया अपने को यूरिया के मोलों की संख्या। अब क्या निकालना है भैया? विलायक का। तो बताएं विलयन कितना है भैया? 100 ml इंटू विलयन का घनत्व कितना है? 1.1 ग्राम प्रति ml। विलायक का अपने को निकालना है, प्लस विलय कितना है? 30 गुणे 1.2 ग्राम प्रति ml यहू है ना। तो क्या हो जाएगा भैया? ये ml था, कट जाएगा, यहाँ भी ml है, कट जाएगा, तो यहाँ पे 110 हो जाएगा। इक्वल टू विलायक है ये है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 36। तो जो विलायक अपने को प्राप्त होएगा भार 110 माइनस 36, तो क्या हो जाएगा? 74। अब बताए 74 प्राप्त हुआ, तो NW इक्वल टू 74/18, 4.1 NW। क्लियर? इतनी चीजें क्लियर होंगी, फिर क्वेश्चन आसानी से लग जाएगा। 30% आयतनानुसार यूरिया विलयन जिसका घनत्व 1.2 ग्राम प्रति ml है। यदि विलयन का घनत्व 1.1 ग्राम प्रति ml है, तो यूरिया का मोल प्रभाज निकालें। बताएं डेंसिटी यूरिया का भी दिया, डेंसिटी विलयन का भी दिया, इसका मतलब कन्वर्जन है। आसानी से निकाल लिए भैया। 100 ml विलयन में 30 ml यूरिया था, तो m इक्वल टू वी इंटू डी, इसको हम लोग किस में, 30 ml है, इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दिए? ग्राम में। तो ये अपने को मोल प्राप्त हो गया ना। विलयन कितना था? 100 ml था, 100 ml विलयन था, और कितना विलय था? 30 ml था। यहाँ पे हम लोग विलायक का भार निकाल लिए 74। जल का अणु भार H2O, जल का अणु भार 74/18, 18×72। अब यहाँ से तो कुछ बचा नहीं है अपने पास बताने के लिए। 0.6 अपान 0.6 प्लस 4.1, तो क्या हो जाएगा? 0.6 अपान 4.7, 4.7 कट 6/48, नियर अबाउट 1/8। ये आएगा आपका आंसर, 1/8। तो ये स्ट्रेंथ। अभी फिर क्वेश्चन देंगे ना।
अगला केस हम लोग देखेंगे विलेयता, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, विलेयता या फिर घुलनशीलता। तो विलायक में विलेय की घुली हुई मात्रा ही विलेयता कहलाता है, या फिर हम लोग कह सकते हैं 100 ग्राम विलायक में निश्चित ताप पर विलेय की घुली हुई मात्रा ही विलेयता कहलाता है। अब जो विलेयता होता है वो विलेय और विलायक के प्रकृति के साथ साथ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। विलेयता सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर के साथ साथ टेम्परेचर एंड प्रेशर पर भी डिपेंड करता है। इसमें हम लोग 3 केस देखेंगे विलेयता को समझने के लिए। 3 केस। सॉल्युबिलिटी, 3 केस देखेंगे। इंपॉर्टेंट केस है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट केस, समझिएगा। 3 केस देखेंगे हम लोग। द्रव में गैस की विलेयता, द्रव में द्रव की विलेयता और द्रव में ठोस की विलेयता। 3 केस अपने को देखना है। तो जो द्रव में गैस की विलेयता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। हेनरी भैया, हेनरी का नियम। जो द्रव का द्रव में विलेयता है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। तो द्रव में गैस की विलेयता में हम लोग हेनरी का नियम पढ़ेंगे। द्रव में द्रव की विलेयता में हम लोग राउल्ट का नियम, आदर्श तथा अनादर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट बता रहा है द्रव में ठोस की विलेयता। इंपॉर्टेंट केस है, याद रखिएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नीट में यहां से क्वेश्चन लगभग हर साल ही पूछता है। अणु संख्या गुणधर्म। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक में उन्नयन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक में अवनमन। और लास्ट हम लोग देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, बोले तो प्रासरण दाब। तो ये केस अपने को देखना है सॉल्युबिलिटी में। द्रव में गैस का विलयन, द्रव में द्रव का और द्रव में ठोस का। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं द्रव में गैस का। पहले इसको चेक कर लेते हैं, फिर हिंदी का नियम पढ़ते हैं ना। द्रव में गैस की विलेयता। द्रव में गैस की विलेयता समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप आधा गिलास पानी लिए, कल्पना करें, कल्पना आधा गिलास पानी लिए हुए हैं। अब उस आधे गिलास पानी में आप किसी गैस को घोलना चाहते हैं। मान लीजिए आप किसी गैस को रखे, किसी भी गैस को, XYZ, बोले तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, किसी भी गैस को रखे हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि भैया हम आधे गिलास पानी में इस गैस को मिलाएंगे। जैसे ही आप उस पानी में गैस को मिलाने जाएंगे तो गैस क्या होएगा भैया? गायब, उड़ जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि किसी द्रव में गैस को आसानी से नहीं घोला जा सकता। अब समझिएगा, ये एक ठो पात्र है, मान लें एक ठो पात्र है ये। अब इस पात्र में ये रहा पानी, पानी है। अब इस पानी में एक कोई गैस है, कोई गैस है जो आप सोचे कि लाओ मिलाते हैं, इसमें मिल जाएगा। तो ये गैस है और ये क्या है? लिक्विड। आप सोचें कि इस गैस को हम इस पानी में मिलाते हैं
नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि जो गैस होता है, गैस के अणुओं की ऊर्जा वो द्रव के अणुओं की ऊर्जा से अधिक होता है। गैस के अणुओं की ऊर्जा द्रव के अणुओं से ऊर्जा से अधिक होता है, इसीलिए गैस द्रव में आसानी से नहीं घुलता। तो अब बात कर देते हैं नेचर ऑफ गैस, गैस के प्रकृति की। तो जैसे मान लीजिए यहां पे हम किसी ढक्कन से ढाके और इसको पिस्टन की सहायता से प्रेस करें तो क्या होएगा, ये गैस इस द्रव में घुलने लगेगा। है कि नहीं? तो यहां पे क्या है कि भैया किसी गैस की विलेयता द्रव में अधिक तब होगा जब उसका आकर्षण बल अधिक होगा। आकर्षण बल, यहां पे आकर्षण बल अधिक होना चाहिए। आकर्षण बल अधिक होगा, तो जितना ज्यादा आकर्षण बल लगेगा उतने गैस द्रव में घुलेगा। अरे हम एक तो एग्जाम्पल भी बताए हुए हैं, कहां पे भैया, लिक्विड और गैस के केस में। कोल्ड ड्रिंक देखिए वहां पे लिखे होंगे हाई प्रेशर, उच्च दाब। जितना ज्यादा प्रेशर लगाते जाएंगे गैस लिक्विड में घुलता जाएगा ना। अब यहां पे एक केस और बनता है कि अगर विलेय मतलब गैस, विलायक के साथ, विलायक बोले तो द्रव, अगर कोई विलायक के साथ कोई अतिरिक्त बांड बनाता है, बोले तो हाइड्रोजन बांड, तो उस विलेय की विलेयता उस विलायक में अधिक हो जाता है। विलेय की विलेयता विलायक में अधिक हो जाता है अगर विलायक के साथ कोई अतिरिक्त बांड, बोले तो हाइड्रोजन बांड बनाता है तो। और एक केस हम लोग और पढ़े कि अगर आकर्षण बल बढ़ता है तो जो गैस होता है उसका द्रवीकरण आसान हो जाता है, वो लिक्विड में आसानी से बदल जाता है। बात करते हैं टेम्परेचर की। अगर हम लोग तापमान बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो सॉल्युबिलिटी होएगा, सॉल्युबिलिटी भैया घट जाएगा। बात करेंगे जब प्रेशर की, तो यही भी आ जाएंगे भैया हमारे हेनरी भाई आ जाएंगे। हेनरी भाई, अब हेनरी भाई कहते क्या है, यदि किसी गैस के सतह पर लगाया गया दाब बढ़ाया जाता है, यदि किसी गैस के सतह पर लगाया गया दाब बढ़ाया जाता है तो गैस के विलयन में मोल प्रभाज का मान भी बढ़ता है। तो यहां पे हम लोग कह सकते हैं कि गैस की सतह पर लगाया गया दाब, आंशिक दाब, इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, बढ़ाया जाता है तो गैस के विलयन में मोल प्रभाज का मान, यहां पे देखें गैस का विलयन बोला तो यहां पे हम लोग लिखेंगे xg, मोल प्रभाज का मान भी बढ़ता है। ये कौन बताए? हेनरी भाई। परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा, हेनरी भाई बताएं। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं P इक्वल टू KH XG। ये क्या है भैया? हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट। तो ये द्रव में गैस की विलेयता, किसी भी द्रव में गैस को आसानी से नहीं घोला जा सकता। अगर आकर्षण बल अधिक लगाएंगे, बोलो प्रेशर बढ़ाएंगे, तब जाके गैस कुछ घुलेगा इसमें ना। और विलेयता अधिक कब होएगा? जब विलेय और विलायक में कोई अतिरिक्त बांड, बोले तो हाइड्रोजन बांड आ जाए, तो उस गैस की विलेयता विलायक में अधिक हो जाएगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी गैस की घटती है। हेनरी का नियम क्या कहता है? भैया किसी गैस की सतह पर लगने वाला आंशिक दाब अगर बढ़ाया जाता है तो गैस के विलयन में मोल प्रभाज का मान भी बढ़ता है। यहाँ पे जो प्रेशर होता है वो गैस के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। समानुपाती बोले तो हेनरी कांस्टेंट। तो ये था द्रव में गैस की विलेयता। अभी क्वेश्चन भी हम लोग ट्राई करेंगे। अगला हम लोग बात करते हैं पहले द्रव में द्रव की विलेयता, फिर देखते हैं द्रव का द्रव में विलेयता। ये तो आसान है, द्रव और द्रव को आपस में मिलाकर बना दिया जाए, परंतु किस प्रकार के अवयव होने चाहिए? मिश्रणीय अवयव। जैसे ये ना कह देना कि भैया पानी और तेल, यहां पे जो इसका एग्जाम्पल होगा पानी और शराब,
द्रव और द्रव के अवयवी मिश्रणों को ही मिलाकर बनाया जा सकता है द्रव और द्रव का विलयन ना। अब ये ना कह देना कि भैया द्रव और द्रव के अमिश्रणी बोले तो वहां पे पानी और तेल आ जाएगा ना, तो फिर फंस जाएंगे। क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे पहले छोटा सा केस हम लोग क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई द्रव और द्रव का विलयन है, मान लीजिए द्रव और द्रव का विलयन है। अब इस विलयन में अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अधिक हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से अधिक हो। यहां पे इंट्रा और इंटर से क्या अर्थ है, हम लोग पढ़े हुए हैं भैया हाइड्रोजन बॉन्ड में। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बोले तो एक ही अणु के दो निकटवर्ती परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध, और यहां पे दो या दो से अधिक समान प्रकार के अणुओं या भिन्न प्रकार के अणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बंध, इंट्रामॉलिक्यूलर और इंटरमॉलिक्यूलर। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अधिक है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से इस विलयन में, तो ये विलयन मोर स्टेबल होएगा, अधिक स्थायी होएगा, उष्माक्षेपी होएगा, बोले तो उष्मा का उत्सर्जन होएगा, और इसके वॉल्यूम में क्या आएगा, कमी। थियोरेटिकल पार्ट है। मान लीजिए इसके उल्टा हो गया विलयन में कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स कम हो गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से, तो जस्ट इसके उल्टा कि जो विलयन होएगा वो लेस स्टेबल होएगा, कम स्थायी। इंडोथर्मिक होगा, इंडोथर्मिक उष्मा का अवशोषण होएगा, और वॉल्यूम में क्या है होगा, वृद्धि। तो ये केस बनता है। तो थोड़ा सा हम लोग वेपर प्रेशर देख लेते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे राउल्ट लॉ की। वेपर प्रेशर बोले तो वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं नियत ताप पर द्रव के वाष्प का द्रव के सतह पर लगाया गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। बहुत आसान भाषा में समझिएगा इसको, वाष्प दाब को। जैसे मान लीजिए एक ठो पात्र है, अब इस पात्र में ये पानी है। बहुत आसान सा एग्जांपल बता रहे हैं, आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। इसको बर्नर की सहायता से हम गर्म किए पानी को, तो बताएं जब इस पानी से वाष्प निकलेगा तो क्या वो इस पात्र में कहीं रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि भैया पात्र कैसा है, खुला हुआ है। प्रेशर बनाने के लिए हमें क्या करना होएगा, इस पात्र को ढकना होएगा। जब इस पात्र को हम ढक्कन से ढक दिए तो उसके बाद जो ये पानी से वाष्प निकलेगा, वो वाष्प क्या होंगे, वहां पे जाके टकराएंगे ढक्कन से, टकराएंगे और कंटिन्यू टकराएंगे। तो भैया ई का है वाष्प है और ई का है द्रव। अब होगा क्या बताएं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, आप चावल बना रहे हैं, जितने भी हॉस्टल वगैरह में स्टूडेंट रह के खाना भी बना रहे हैं तो जानते ही होंगे, बाकी गर्ल्स जो हैं उनके लिए तो आसान है। चावल बना रहे हैं और चावल बनने के बाद जैसे ही आप लोग ये ढक्कन उठाते होंगे ना, तो देखते होंगे पानी गिरते होंगे उसमें से। वो एक्चुअल में क्या है कि भैया जो द्रव है वो वाष्प में कन्वर्ट हुआ, तो जब प्रेशर पड़ा उस पर, वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया गया दाब, जब प्रेशर पड़ा उस पर तो वाष्प पुनः किस में कन्वर्ट हो गया, द्रव में। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि द्रव वाष्प में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वाष्पन, वाष्पन। और जब वाष्प द्रव में कन्वर्ट हुआ तो इसको बोलते हैं द्रवण, या फिर इसको बोल सकते हैं संघनन। किताबों में लिखा होगा संघनन। यही वेपर प्रेशर कहलाता है, वाष्प दाब, वाष्प दाब, वाष्प द्वारा लगाया, या वाष्प या फिर भाप बोल सकते हैं ना, द्वारा लगाया गया दाब। यहां पे जो केपी होएगा वो
वेपर प्रेशर के इक्वल होगी। साम्यावस्था पर है ना, तो ये क्लियर वाष्प दाब। अब अगर वाष्प दाब क्लियर हो गया है तो राउल्ट लॉ थोड़ा सा आसान होएगा। देखें राउल्ट लॉ, राउल्ट लॉ बढ़िया केस है। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो राउल्ट भाई द्रव और द्रव तंत्र के लिए, द्रव और द्रव तंत्र के लिए बताते हैं कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यह राउल्ट का नियम है। तो अब मान लीजिए यहां पे हम लोग ले लेते हैं विलेय और विलायक। समझिएगा, विलेय और विलायक, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो ये क्या होगा, वाष्पशील द्रव और ये भी वाष्पशील द्रव। मान लीजिए दो अवयव हैं विलेय और विलायक। अब यहां पे हम ले लेते हैं विलेय और विलायक का मिश्रण है। यहां पे हम लिए, इसको हम बोल दिए ये विलेय है, ये विलेय है, इसको हम प्रेजेंट कर दिए ए से, और इसको हम बोल दिए कि ये विलायक है, और इसको हम बी से प्रदर्शित कर दिए। बंद पात्र है। इनसे अपने को क्या प्राप्त हुआ भैया, एक ठो विलयन बन गया विलेय और विलायक से। तो राउल्ट बोलते क्या है कि किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अब किसी अवयव चाहे ए हो चाहे बी, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। आंशिक वाष्प दाब, अब जब बताएं भैया गर्म करेंगे तो ये वाष्प में कन्वर्ट होंगे। तो शुद्ध अवस्था में जो विलेय का वाष्प दाब होगा वो P नॉट ए, शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, और जो इसका आंशिक वाष्प दाब होएगा, आंशिक वाष्प दाब वो PA। तो ये क्या हो गया भैया, आंशिक वाष्प दाब, पार्शियल वेपर प्रेशर, आंशिक वाष्प दाब, और ये शुद्ध अवस्था में, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब। ऐसे यहां भी शुद्ध अवस्था में जो B का वाष्प दाब होएगा वो P नॉट B, और क्या होएगा आंशिक वाष्प दाब इसका PB। तो जब विलयन अपने को प्राप्त हुआ, विलयन, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो PS इक्वल टू PA प्लस PB। कॉमन बात, विलेय और विलायक का मिश्रण। अब बताएं परिभाषा क्या बोले हैं कि भैया किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव, अब मान लीजिए ए को ले लिए, किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब, तो यहां पर क्या हो जाएगा PA। विलेय को लिए उसके मूल प्रभाज के समानुपाती होता है ये। तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, PA इक्वल टू P नॉट ए, बोले तो शुद्ध अवस्था में ए का वाष्प दाब, और XA। और इसके लिए अगर लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। यहां पे क्या हो जाएगा, PB इक्वल टू P नॉट B XB। X बोलो तो मोल फ्रैक्शन। अब यहां पे देखें जो सॉल्यूशन है, विलयन है, विलयन का वाष्प दाब जब हम लोग लिखने जाएंगे तो PA प्लस PB है, तो PA के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। अब हम लोग जानते हैं कि भैया XA प्लस XB बराबर 1, मोल फ्रैक्शन एक ही होता है।
तो यहां पे क्या हो जाएगा भैया, एक्स ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, ये अपने को प्राप्त हुआ। अब अगर यहां पे एक्स ए का स्थान पे हम लोग ये वैल्यू रख दें, समझिएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए, समझिएगा, पी नॉट ए, एक्स ए के स्थान पे हम लोग इसको लिख सकते हैं कि भैया 1 माइनस एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी। यहां पे क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स बी पी नॉट बी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये लिख सकते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी नॉट ए प्लस प्लस एक्स बी एक्स बी, एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए, ये अपने को रिजल्ट प्राप्त होता है। द्रव द्रव के तंत्र के लिए राउल्ट का नियम, किसी विलयन में उपस्थित किसी अवयव का आंशिक वाष्प दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ये रिजल्ट प्राप्त हुआ, ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। विलयन का वाष्प दाब पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, तो पी ए पी बी के स्थान पे हम लोग ये वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे एक्स ए और प्लस एक्स बी इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स ए के स्थान पे 1 माइनस एक्स बी गुणा कर देंगे भैया, ये प्राप्त हो जाएगा। फिर इससे हम लोग ये रिजल्ट बना लेंगे। राउल्ट का नियम, थोड़ा सा बात करते हैं डाल्टन का और राउल्ट और डाल्टन में संबंध के। डाल्टन्स लॉ, अब यहू कहां पीछे रहने वाले थे डाल्टन भाई। राउल्ट ने बताया कि किसी विलयन में किसी अवयव का आंशिक दाब उस अवयव के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ये कहे नहीं हम तो वाष्प अवस्था में बताएंगे, द्रव द्रव अवस्था में लोग पढ़े, वाष्प अवस्था में। तो कहने का अर्थ जो डाल्टन का नियम लागू होता है वो सिर्फ वाष्प अवस्था में लागू होता है। अब जैसे मान लें कोई विलयन है, परिभाषा बताते हैं, कोई विलयन है। अब इस विलयन में ये रहा विलेय और विलायक, द्रव अवस्था में है। तो द्रव अवस्था में जो इनका मोल फ्रैक्शन हम लोग पढ़े हुए हैं, एक्स ए और एक्स बी। डाल्टन बोले वाष्पित हो तब बताएं हम। तो वाष्प अवस्था में डाल्टन ने बताया कि जो मोल फ्रैक्शन होगा वो वाई ए और वाई बी। ये किस अवस्था में, वाष्प अवस्था में। वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, या फिर आप लोग बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन या मोल अंश। तो डाल्टन क्या बोलते हैं कि किसी गैस का आंशिक दाब उसके वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज, वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो गैस का आंशिक दाब होएगा, गैस का आंशिक दाब वो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाज तथा कुल दाब के गुणनफल के बराबर होगा। अब अगर हम लोग मान लीजिए ए की बात करें, ए बोले तो विलेय अभी हम लोग देखे हुए हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, पी ए का आंशिक दाब इक्वल टू वाष्प अवस्था में ए का मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा भैया, वाई ए इंटू कुल दाब बोले तो पी टी। और ऐसे ही अगर हम लोग बी की बात करें तो क्या हो जाएगा, पी बी बोले तो विलायक, यहां पे क्या हो जाएगा वाई बी इंटू पी टी। तो अगर सॉल्यूशन की बात करेंगे विलयन की तो क्या हो जाएगा, पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, या फिर यहां पे टी भी लिख सकते हैं, विलयन का कुल दाब।
ना। अब बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लोग अभी क्या बोलते हैं राउल्ट के नियम में पढ़े हुए हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, इसके स्थान पे ये लिख सकते हैं, वाई ए प्लस वाई बी इक्वल टू क्या भैया 1। थोड़ा सा बात करते हैं संबंध की, तो यहां पे लिख देते हैं हम लोग रिलेशन बिटवीन, ये केस बता के फिर क्वेश्चन देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे ना। रिलेशन बिटवीन राउल्स एंड डाल्टन ला। तो अब यहां पे बहुत आसान है। राउल्ट भाई क्या बोले, राउल्ट भाई बोले कि जो पी ए होगा वो इक्वल होगा पी नॉट ए के और एक्स ए के। वहीं पे डाल्टन भाई बोले, डाल्टन भाई कि जो पी ए होगा वो इक्वल होगा वाई ए और पी टी के। यही पढ़े हुए हैं, राउल्ट वाला हम लोग पढ़े ही हैं। तो ये कहने का अर्थ पी ए इक्वल टू पी ए, यहां पे क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए इक्वल टू वाई ए पी टी। अगर वाई ए कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए एक्स ए अपान पी टी ये। और अगर क्या बोलते हैं बी को लेके चेक करना चाहें तो पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, पी ए इक्वल टू वाई बी पी टी, फिर भी रिजल्ट अपने को वही प्राप्त होएगा। ऐसे ही कुछ ट्राई कर लीजिएगा। तो यहां पे देखें क्या लिखा हुआ है पी नॉट ए एक्स ए, तो जो पी नॉट ए एक्स ए है वो क्या है पी ए बराबर है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं वाई ए इक्वल टू पी ए अपान पी टी, ये भी लिख सकते हैं। तो ये डाल्टन और राउल्ट में संबंध। आए का दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद आप लोग को क्वेश्चन देंगे, आप लोग ट्राई करिएगा। क्वेश्चन है 2.8 ग्राम नाइट्रोजन 90 ग्राम जल में घुला हुआ है तथा नाइट्रोजन का हेनरी कांस्टेंट बोले तो हेनरी नियतांक का मान 0.0051 है। तो नाइट्रोजन गैस का आंशिक दाब ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। फार्मूला अपने पास है P इक्वल टू के एच इंटू एक्स जी, ये फार्मूला है। तो अपने को हेनरी कांस्टेंट तो मिल गया, गैस का मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है। गैस कौन है भैया नाइट्रोजन। तो यहां पे क्या हो जाए ग्राम में दिया हुआ है, नाइट्रोजन का मोल निकाल लें। जब नाइट्रोजन का मोल निकालने जाएंगे तो 14 दूना 28 होता है, 2.8 अपान 28 बोले तो 0.1। बात करेंगे जल की, तो जल के मोलों की संख्या निकालने जाएंगे तो क्या होएगा 90/18 गैस का मोल फ्रैक्शन निकाल लें नाइट्रोजन का, तो यहां पे क्या हो जाएगा 0.1 अपान 0.1 प्लस 5, तो बोले तो 1/51। ये आया गैस का मोल प्रभाज P इक्वल टू 0.0051 इंटू 1/51, 4 अंक पे दशमलव है। तो आंसर जो अपने को प्राप्त हो जाएगा 10⁻⁴। इकड़े आसान सा क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए, 20% भारानुसार नियान किसी विलायक में घोला गया है, किसी विलायक में घोला गया है जिसका अणुभार बोले तो मॉलिक्यूलर वेट 40 है, मॉलिक्यूलर वेट 40 है। नियान का हेनरी कांस्टेंट 1.2 इंटू 10⁻⁴ है। तो आंशिक दाब की गणना करें। अब यहां पे देखें भारानुसार बोल दिया, 20% भारानुसार नियान। बताएं 20% भारानुसार नियान का अर्थ क्या हुआ कि भैया कुल कितना ग्राम विलयन है 100 ग्राम। 100 ग्राम में 20 ग्राम क्या है नियान।
अब 20 ग्राम नियान है तो इसमें बचेगा कितना, 80 ग्राम। 80 ग्राम क्या हो जाएगा भैया, सॉल्वेंट, बोले तो विलायक। तो क्वेश्चन में क्या बोला था, 20% भारानुसार नियान एक विलायक जिसका अणुभार 40 है उसमें घुला हुआ है। यदि नियान का हेनरी कांस्टेंट 1.2 इंटू 10⁻⁴ है तो नियान के आंशिक दाब की गणना करें। अब यहां पे भैया पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, नियान गैस है तो नियान का निकालते हैं। नियान के मोलों की संख्या पहले निकाल लें हम लोग, तो 20/20, नियान 20 ग्राम है, अणुभार नियान का 20, आंसर क्या आ जाएगा 1। विलायक की बात करते हैं, एन सॉल्वेंट की बात करते हैं तो 80 ग्राम है, अणुभार अपने को दिया हुआ तो क्वेश्चन में 40, तो क्या हो जाएगा 2। अब अगर हम लोग नियान का मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1+2, बोले तो 1/3। ये आ गया इसका मोल फ्रैक्शन। अपने से पूछा क्या है, पार्शियल प्रेशर, तो इक्वल टू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1/3। तो आंसर जो प्राप्त होएगा 0.4 इंटू 10⁻⁴। ये क्वेश्चन है 23 ग्राम एथिल एल्कोहल को 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल में मिलाया जाता है। यदि एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब 51 mHg और 30 mHg है, तो मेथिल एल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब विलयन का कुल वाष्प दाब, वाष्प अवस्था में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है, मोल प्रभाज। ये क्वेश्चन है, एक बार समझ लें। 23 ग्राम एथिल एल्कोहल को 32 ग्राम मेथिल एल्कोहल में मिलाया जाता है। यदि शुद्ध अवस्था में एथिल एल्कोहल और मेथिल एल्कोहल के वाष्प दाब क्रमशः 51 mHg और 30 mHg हैं, तो मेथिल एल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब ज्ञात करें, कुल वाष्प दाब ज्ञात करें, और वाष्प अवस्था में मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना है। तो बताएं, जैसे अगर हमसे पूछा है मेथिल एल्कोहल का आंशिक वाष्प दाब, तो यहां क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू P0A XA। इसको हम लोग मान लिए भैया मेथिल एल्कोहल है तो विलायक मान लें, यहां पे CH3OH लिख दें, CH3OH, कोई दिक्कत नहीं है, CH3OH। तो शुद्ध अवस्था में PCH3OH अपने को निकालना है, आंशिक दाब शुद्ध अवस्था में कितना दिया हुआ है 30। मोल फ्रैक्शन अपने को निकालना है मेथिल एल्कोहल का। तो जब मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे, 32 ग्राम है CH3OH, इसको मोल में कन्वर्ट कर देते हैं तो 32/12 16 28 4 32 कट जाएंगे, 1 आ जाएगा। अगर इसको हम लोग मोल में कन्वर्ट करेंगे, NC2H5OH कितना ग्राम है, 23 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 52 24 16 46 1/2। अब मोल फ्रैक्शन की बात कर देते हैं CH3OH का, तो यहां पे जो अपने को प्राप्त होएगा वो 1/1 + 1/2। तो हम लोग कह सकते हैं 2 1 के 2 1 3, यहां पे क्या हो जाएगा 2/3। ये क्या आ गया, मेथिल एल्कोहल का मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/3 कट जाएगा, 3 दाम 30, आंसर कितना आ जाएगा भैया 30। ये पहला क्वेश्चन PCH3OH समझ में आया। दूसरे क्वेश्चन की बात करें अगर, कुल वाष्प दाब, तो कुल वाष्प दाब क्या बोलता है, कुल वाष्प दाब बोले तो PS इक्वल टू PA + PB। तो बताएं, अब यहां पे हम लोग लिख देते हैं C2H5
OH और यहाँ पे लिख देते हैं CH3OH। तो जो CH3OH का अपने को प्राप्त हुआ है वो तो 20 प्राप्त हो गया। यहाँ पे अपने को निकालना है PCH2H5OH के बारे में। जब तक नहीं निकालेंगे तब तक वैल्यू पुट नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो आए उसको भी निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा PCH2H5OH इक्वल टू, यहाँ पे शुद्ध अवस्था में कितना दिया हुआ है 51 इंटू, अब इसका मोल प्रभाव हम लोग निकालने जाएंगे। फार्मूला बनता है ना C2H5OH इक्वल टू P नॉट C2H5OH x C2H5OH। तो अब इसका भी मोल फ्रैक्शन यहां से निकाल लेते हैं हम लोग, x C2H5OH इक्वल टू, जब इसका मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो बताएं 1/2 अपन 1/2 प्लस 1, तो 2 1 के 2 1 3, यहाँ पे क्या बन जाएगा 3 और 2 2 2 से कट जाएंगे, आंसर क्या बन जाएगा 1/3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3, 17 3 51, आंसर क्या हो जाएगा 17 mmHg। तो 17 यहाँ पे लिख देंगे, आंसर अपने को क्या प्राप्त हो जाएगा भैया 37 विलयन का कुल वाष्प। तीसरा क्या बोल रहा है अपने से, ये दूसरा था। तीसरा क्या बोल रहा है, वाष्प अवस्था में मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मोल प्रभाव निकालना है। तो अगर हम लोग मोल प्रभाव निकालने जाए मेथिल अल्कोहल का, तो अपने पास जो फार्मूला बनता है वो PCH3OH इक्वल टू YCH3OH इंटू P टोटल। तो बताएं अपने को निकालना है मोल फ्रैक्शन, तो YCH3OH इक्वल टू PCH3OH अपान PT। ये बनेगा, जब ये बनेगा ही तो बताएं अपने को टोटल कितना प्राप्त हुआ है 37। यहाँ पे कितना प्राप्त हुआ है भैया PCH3OH का 20, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 20/37। अब बात करेंगे अगर हम लोग C2H5OH का, तो C2H5OH के लिए अगर देखने जाएंगे तो PCH2H5OH अपान PT। तो PCH2H5OH का अपने को कितना प्राप्त हुआ है 17, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे अपान P टोटल 37। ये रहा आंसर तीसरा वाला। देखें एक बार और, क्वेश्चन क्या बोला था, 23 ग्राम एथिल अल्कोहल को 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल में घोला जाता है या मिलाया जाता है। यदि शुद्ध अवस्था में एथिल अल्कोहल और मेथिल अल्कोहल का जो वाष्प दाब है वो 51 mmHg और 30 mmHg है। तो अपने को क्या क्या ज्ञात करना था, मेथिल अल्कोहल का आंशिक दाब, कुल वाष्प दाब और वाष्प अवस्था में मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन बताना था। तो बताएं जब हम लोग मेथिल अल्कोहल का वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब निकालने जाएंगे तो क्या होएगा, फार्मूला यही बनेगा। जब ये बनेगा हम लोग भैया शुद्ध अवस्था में अपने को प्राप्त है 30 लिख दिए, अपने को इसको क्या बोलते हैं मेथिल अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन मालूम नहीं था, निकालने गए तो मोल फ्रैक्शन अपने को प्राप्त हुआ 2/3 लग दिए, आंसर अपने को क्या प्राप्त हुआ 20 ना। अब यही भी देखें एथिल अल्कोहल का भी देख लेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। एथिल अल्कोहल जब हम लोग मोल फ्रैक्शन निकालने जाएंगे तो भैया एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या अपान एथिल अल्कोहल की मोलों की संख्या प्लस मेथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, अपने को क्या रिजल्ट प्राप्त होएगा 1/3। तो पूछा क्या था आंशिक दाब इसका, जब आंशिक दाब ये रखेंगे तो वैल्यू ये प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होएगा, तो कुल वाष्प दाब यहाँ पे निकाल दिए। क्या बोलते हैं एथिल अल्कोहल का आंशिक दाब 17, मेथिल अल्कोहल का आंशिक दाब 20, 17 यहाँ पे प्राप्त किए, 20 यहाँ पे प्राप्त किए, आंसर ये आ गया। तीसरा क्वेश्चन बोला था मेथिल अल्कोहल और एथिल अल्कोहल का वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव, तो वाष्प अवस्था में मोल प्रभाव 20/37 और 17/37। तो ये क्वेश्चन आप लोग को और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग ट्राई करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें।